लिंक कर देख सकते हैं, तो उनको आपकी इस कक्षा में आपकी कक्षा को रोचक बनाने के लिए लाया जाता है। तो चलिए चर्चा को प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आज लद्दाख से जुड़े हुए घटनाक्रमों के बारे में। तो टॉपिक नंबर 1 जो आपका है, आज आपके करंट अफेयर्स की चर्चा में मुख्य रूप से 3 से 4 टॉपिक ही हैं, लेकिन इन 3 से 4 टॉपिक में यदि आप ध्यान से देखेंगे तो कम से कम आपके 40 से 50 प्रश्न निकल कर आएंगे, क्योंकि आप जिस प्रकार से कक्षा को पसंद करते हैं लिंकिंग के माध्यम से, उसी प्रकार की ये कक्षा आपको उपलब्ध कराई जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले चर्चा को प्रारंभ करते हैं और पहला जो लद्दाख से संबंधित हम बात करने वाले हैं, क्योंकि आप जानते हो लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हाल ही में गठित हुआ था, और लद्दाख जब केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित हुआ था तो लद्दाख को राज्य पशु और आप कह सकते हैं कि राज्य पक्षी घोषित करने थे, क्योंकि जो राज्य पशु पहले जम्मू कश्मीर पूरे क्षेत्र का हुआ करता था वो अब लद्दाख का नहीं रहा, क्योंकि वो जो क्षेत्र विशेष है वो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है, कस्तूरी मृग का जो क्षेत्र। अब इसमें आपको बताना है लद्दाख के बारे में। तो लद्दाख के बारे में आपको बता दें कि इन्होंने अपना राज्य पशु घोषित किया है, किसको? हिम तेंदुआ को। सबसे पहली बात कि हिम तेंदुआ अब लद्दाख का राजकीय पशु होगा। दूसरा, यहाँ का जो राजकीय पक्षी है वो है काली गर्दन क्रेन। ठीक है, काली गर्दन वाली जो क्रेन पक्षी है वो यहाँ का राजकीय पक्षी है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि लद्दाख का राजकीय पशु हिम तेंदुआ और राजकीय पक्षी जो है वो काली गर्दन वाली क्रेन घोषित की जा चुकी है। ठीक है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। और यदि हम हिम तेंदुआ की बात करें तो आपको बता दें कि हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र जैसे जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र हो गया, लद्दाख तो है ही, इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया और सिक्किम हो गया, जहाँ पर आपको हिम तेंदुआ देखने को मिलता है। तो ये राज्य भी हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पर आपको हिम तेंदुआ देखने को मिलते हैं, संबंधित क्षेत्र भी आपको पता होने चाहिए। और आपको बता दें कि भारत सरकार हिम तेंदुओं को संरक्षित करने के लिए एक प्रोजेक्ट भी चला रही है, जिसका नाम है प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड जो है ये हिम तेंदुओं को संरक्षित करने के लिए चलाया जा रहा है। अब यहाँ पे बात हो रही थी लद्दाख की, तो लद्दाख के बारे में आपको बता दें कि एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, पहले इसको हम पढ़ते थे कि ये जम्मू कश्मीर में आता है, लेकिन अब आज की जो परिदृश्य है उसके आधार पे ये लद्दाख रीजन में आता है। ये आपको पता होना चाहिए, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। और आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड का एक जिला है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी जो जिला है, भारत में पहली बार हिम तेंदुओं को संरक्षित करने के लिए जो प्रयास किया गया, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र जो खोला गया वो उत्तरकाशी जिले में खोला गया। और उत्तरकाशी जो जिला है ये उत्तराखंड का जिला है। यहाँ पर उत्तराखंड सरकार ने नीदरलैंड सरकार की सहायता से हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ जब हम बात कर रहे हैं तेंदुओं की, तो आपको एक तेंदुआ और पता होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं क्लाउडेड लेपर्ड। क्लाउडेड लेपर्ड आपको पता होना चाहिए। और क्लाउडेड लेपर्ड क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि क्लाउडेड लेपर्ड कई बार परीक्षा में पूछा गया है और क्लाउडेड लेपर्ड हमारे एक राज्य का राजकीय पशु भी है। यदि हम बात करें क्लाउडेड लेपर्ड किस राज्य का राजकीय पशु है, तो आपको याद रखना है मेघालय। क्लाउडेड लेपर्ड जो है ये मेघालय का राजकीय पशु है। यदि आपसे यहीं पर हम पूछ लें कि क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है त्रिपुरा में। तो याद रखिएगा, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क स्थित है त्रिपुरा में, लेकिन क्लाउडेड लेपर्ड जो राजकीय पशु है ये है मेघालय का। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। त्रिपुरा की हम बात करें तो त्रिपुरा के संबंध में एक जानकारी याद रखिएगा। क्या? अभी हाल ही में हमारी जो निर्मला सीतारमण जी हैं वित्त मंत्री, इन्होंने एक योजना शुरू की। क्या योजना थी? ये योजना आपको पता होना चाहिए। माई पैड माई राइट नामक योजना की शुरुआत इन्होंने किया है त्रिपुरा में, इसलिए आपको इस योजना का नाम पता होना चाहिए। साथ ही साथ यह पता होना चाहिए कि निर्मला सीतारमण ने इसकी शुरुआत की है। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं जंगली पशुओं से संबंधित, वाइल्ड एनिमल से संबंधित हम बात कर रहे हैं। तो आपको बता दें एक संस्था हमारी है जिसको बोलते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अभी हाल ही में एक सिंघी जो गैंडे होते हैं, एक सिंघी गैंडों को क्या बनाया है? अपने ब्रांड का शुभंकर बनाया है।
तो पूछा जा सकता है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किस जानवर को या किस पशु को अपने ब्रांड का शुभंकर बनाया है, तो ये बनाया है एक सिंघी गैंडों को। इनका नाम आपको पता होना चाहिए। और जब बात आती है वन हॉर्न राइनो या एक सिंघी गैंडों की, तो आपको बता दें भारत के 2 राज्य प्रमुख रूप से हैं जहां पर ये पाए जाते हैं। पहला है आपका असम, दूसरा राज्य आपका है पश्चिम बंगाल। यदि असम की बात करें कि असम में कहां पर पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है असम के 2 नेशनल पार्क, एक है काजीरंगा नेशनल पार्क और दूसरा है मानस नेशनल पार्क। बंगाल की यदि हम बात करें तो आपको याद रखना है जलदापाड़ा नेशनल पार्क, जहां पर ये पाए जाते हैं। तो पूरे भारत में 3 राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर एक सिंघी गैंडे पाए जाते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क असम में और पश्चिम बंगाल का जलदापाड़ा नेशनल पार्क, जहां पर आपको एक सिंघी गैंडे देखने को मिलते हैं, एक सिंघी गैंडों का आवास स्थल जहां पर पाया जाता है। हालांकि वर्ष 2019 में भारत, नेपाल और भूटान ने मिलकर गैंडों के संरक्षण से संबंधित एक परियोजना पर हस्ताक्षर किया था, जिसमें सीमा पार सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए समझौता किया गया था। नेपाल में भी एक सिंघी गैंडे पाए जाते हैं और इनका जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है वो है चितवन राष्ट्रीय उद्यान। चितवन राष्ट्रीय उद्यान जो भारत नेपाल की सीमा पर है, चितवन राष्ट्रीय उद्यान, चितवन नेशनल पार्क, यहाँ पर नेपाल के सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं गैंडों की आबादी रहती है। लगभग 600 की आबादी यहाँ पर निवास करती है, लेकिन लगातार शिकारियों द्वारा इनका शिकार बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, जो कि चिंता का विषय है। बॉर्डर क्षेत्र में होने के कारण थोड़ा सा आप कहते हैं कि चीज़ों को नियंत्रित करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो चितवन राष्ट्रीय उद्यान भी आपको याद रखना है, जो कि भारत नेपाल सीमा पर स्थित है और नेपाल में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद इस सप्ताह यदि हम देखें पिछले 10 दिनों में, तो भारत के कई सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कई सारे राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में आए हैं। और यदि हम देखें तो अभी तक का इस वर्ष का सबसे बेहतरीन सप्ताह रहा है, जहां पे वाइल्ड लाइफ से संबंधित काफ़ी घटनाक्रम आपको देखने को मिलते हैं। इसी क्रम में आपको बता दें एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसको बोलते हैं दीपोर बील, दीपोर बील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब जो दीपोर बील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये क्यों चर्चा में है, तो आपको बता दें कि दीपोर बील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि असम में है और अभी हाल ही में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने दीपोर बील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि असम में है, इसको पर्यावरण के प्रति संवेदनशील स्थल घोषित किया है। और अगर पर्यावरण के प्रति संवेदनशील स्थल घोषित किया गया है तो निश्चित रूप से अब इसमें मानवीय जो गतिविधियां थी, मानवीय जो हस्तक्षेप था इस वन्य जीव अभ्यारण्य में, उसको नियंत्रित किया जाएगा और आने वाले समय में जो वन्य जीव यहाँ पे हैं उनको भी आप कह सकते हैं बेहतर माहौल दिया जा सकेगा। तो दीपोर बील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम से संबंधित है, चर्चा में इसलिए है क्योंकि भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरण के प्रति संवेदनशील स्थल के रूप में इसको घोषित किया है। दूसरा यहीं पर जो इस सप्ताह चर्चा में था वो था ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, अब ओरंग राष्ट्रीय उद्यान क्यों चर्चा में है? ओरंग राष्ट्रीय उद्यान इसलिए चर्चा में है, पहले इसका नाम हुआ करता था राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। अब क्या हुआ है कि असम सरकार ने फैसला लिया है कि इस राष्ट्रीय उद्यान के साथ जो नाम जुड़ा हुआ था राजीव गांधी, उसको अब हटा दिया जाएगा। अब इसको सिर्फ और सिर्फ ओरंग राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाएगा। तो यह भी आपको घटनाक्रम पता होना चाहिए। और आप जानते हैं पिछले दिनों खेल के लिए जो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार होता है, जिसको बोलते हैं आप राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसका भी नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया। तो वह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद आपको बता दें कि क्योंकि राजीव गांधी का नाम यहां से हटाया गया तो राजीव गांधी हमारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। राजीव गांधी से संबंधित एक घटनाक्रम महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र ने क्या किया है कि एक सिटी विकसित करने जा रहा है। इस सिटी का नाम है इनवेंशन सिटी। और इनवेंशन सिटी जो है इसका पूरा नाम इन्होंने रख दिया है
राजीव गांधी साइंस इन्वेंशन सिटी, और इसकी जो स्थापना की जा रही है वो पुणे में की जा रही है। तो ये भी याद रखना है कि राजीव गांधी के नाम से एक साइंस इन्वेंशन सिटी की जो स्थापना है ये पुणे में की जा रही है, और पुणे महाराष्ट्र का अंग है, महाराष्ट्र का भाग है। हम बात कर रहे थे विभिन्न संदर्भों में चर्चा में रहे राष्ट्रीय उद्यानों की, तो इसी राष्ट्रीय उद्यानों के क्रम में एक राष्ट्रीय उद्यान आता है जिसका नाम है सीतामती उदंती टाइगर रिजर्व। सीतामती उदंती टाइगर रिजर्व, और आपको बता दें सीतामती उदंती टाइगर रिजर्व जो है ये आपको देखने को मिलता है छत्तीसगढ़ में। ये क्यों चर्चा में था? ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि सीतामती उदंती टाइगर रिजर्व में एकमात्र मादा जंगली, जो आप कहते हैं जंगली भैंस यहाँ पे रहती थी, एकमात्र थी इसमें जिसकी मृत्यु हो गई है। तो एकमात्र जंगली भैंस जो सीतामढ़ी उदंती टाइगर रिजर्व में छत्तीसगढ़ में रहती थी उसकी अब मृत्यु हो गई है। इस कारण से सीतामढ़ी उदंती टाइगर रिजर्व भी चर्चा में है। और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ जो है इसका जो राजकीय पशु है वो है जंगली भैंसा। तो ये भी आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ का जो राजकीय पशु है वो है जंगली भैंसा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जब बात हम करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एक नेशनल पार्क, और इस नेशनल पार्क का नाम है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। और गुरु घासीदास जो नेशनल पार्क है अब इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया जा रहा है, और ये भारत का 53वां टाइगर रिजर्व होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत में अभी तक 52 टाइगर रिजर्व हैं, और 52वां टाइगर रिजर्व बना था रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, जो कि राजस्थान से संबंधित है। और गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो है उसको भी टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया जा रहा है, और यह भारत का 53वां टाइगर रिजर्व होगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आप यदि विभिन्न परीक्षाओं को देते होंगे और उनसे जुड़े हुए प्रश्नों को देखते होंगे तो आपको देखने को मिलता है विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, विशेषकर राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित, वन्य जीव अभ्यारण्यों से संबंधित जो प्रश्न देखने को मिलते हैं वो समसामयिक संदर्भों में चर्चा में रहे प्रश्न ही पूछे जाते हैं। क्योंकि ऐसे आप देखेंगे तो 250 से 300 वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव विविधता स्थल आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन उनमें से जो परीक्षा में पूछे जाते हैं बहुत सीमित ही होते हैं, और उतने सीमित के लिए हमें पूरा रटना एक प्रकार से बेवकूफ़ी है। हमें क्या करना चाहिए, समसामयिक संदर्भों में जो चर्चा में है उस पर पकड़ बनाए रखनी होती है, उसको ध्यान से देखना होता है, तो हमारी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। तो इतनी जानकारी आपको यहाँ पर हो गई है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आगे बात कर लें हम, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का पहला डुडोंग संरक्षण रिजर्व, भारत का पहला डुडोंग संरक्षण रिजर्व बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है भारत का पहला डुडोंग संरक्षण रिजर्व? ये बनाया गया है तमिलनाडु में। अब बहुत सारे लोग होंगे चिंतित होंगे ये डुडोंग क्या है। डुडोंग का मतलब है जो समुद्री गाय, एक जानवर होता है जो जल में रहता है जिसको बोलते हैं समुद्री गाय। ठीक, तो समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व जो है ये तमिलनाडु में बनाया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ एक नेशनल पार्क इन दिनों और चर्चा में है, चर्चा में नहीं है लेकिन हमने उसको लिंक करके चर्चा में ला दिया है। इसका नाम है कॉर्बी आंगलांग नेशनल पार्क। कॉर्बी आंगलांग नेशनल पार्क। और कॉर्बी आंगलांग नेशनल पार्क चर्चा में क्यों आया? ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्यजीव अभ्यारण्य है। ये चर्चा में इसलिए आया क्योंकि कॉर्बी आंगलांग जो जिला है वहाँ पर 5 विद्रोही ग्रुप थे जो लगातार आपस में लड़ रहे थे, जिसके कारण कॉर्बी आंगलांग जो जिला है यहाँ पर अशांति बनी हुई थी और आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियाँ यहाँ से उत्पन्न हो रही थी। हाल ही में क्या किया गया, राज्य सरकार और भारत सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप ये जो 5 विद्रोही ग्रुप थे इनको एक मंच पर लाकर इनकी समस्याओं का समाधान किया गया है। और इनकी समस्याएं समाधान जैसे ही हुई उसी के बाद से कॉर्बी आंगलांग जो नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये आपका चर्चा में आ गया। पूछा जा सकता है कि कॉर्बी आंगलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको कहां पर देखने को मिलेगा, तो ये आपका होमवर्क है कि आप बताओगे कि कॉर्बी आंगलांग किस जिले में आपको देखने को मिलता है।
है। ठीक है, इतनी जानकारी यदि आपको है तो निश्चित रूप से चीज़ें आपकी बेहतर रहेंगी। हम बात कर रहे हैं पर्यावरण की, हम बात कर रहे हैं वन्य जीवों की, तो उसी के संदर्भ में अभी हाल ही में एक पुरस्कार दिया गया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पुरस्कार का नाम है बेहलेर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड। बेहलेर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड, और ये दिया गया है किसको? शैलेंद्र सिंह को दिया गया है। याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेहलेर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड ये दिया गया है शैलेंद्र सिंह को। क्यों दिया गया शैलेंद्र सिंह को? क्योंकि भारत में 3 प्रकार के कछुए थे जो क्रिटिकल इंडेंजर्ड की सूची में शामिल थे, जिनमें पहला आता है उत्तरी नदी टेरापिन कछुआ, दूसरे नंबर पर आपका आता है लाल छत वाला कछुआ, जिसका दूसरा भी नाम था, उसका नाम है बाटागुर कछुगा, और तीसरा जो कछुआ है उसका नाम है ब्लैक सॉफ्ट सेल कछुआ। इन तीनों कछुओं की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए शैलेंद्र सिंह ने महती भूमिका निभाई, जिसके कारण इनको बेहलेर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब इसमें जो कछुए आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे उत्तरी नदी टेरापिन कछुआ, या इसको बोलते हैं बाटागुर बसका। क्या बोलते हैं इसको? वाटागुर वस्का। ये जो कछुआ होता है ये आपको देखने को मिलता है पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल के जो सुंदर वन का क्षेत्र है, सुंदरबन के क्षेत्रों में ये पाया जाता है। दूसरा है लाल छत वाला कछुआ, जिसको बोलते हैं बाटागुर कछुगा। ये आपको देखने को मिलता है चंबल नदी में, चंबल के क्षेत्रों में ये देखने को मिलता है, चंबल नदी के। तीसरा है ब्लैक सॉफ्ट सेल कछुआ, और ब्लैक सॉफ्ट सेल कछुआ जो है ये असम में देखने को मिलता है। और विशेष रूप से आपको बता दें कि ब्लैक सॉफ्ट सेल कछुओं को संरक्षित करने के लिए असम के कई सारे धार्मिक स्थान आगे आए हैं, जिन्होंने ब्लैक सॉफ्ट सेल कछुए को संरक्षित करने के लिए काम किया है। जब बात हो रही है कछुओं की, तो आपको पता है कि ओलिड रिडले की बात बिना हुए पूरी नहीं हो सकती। तो ओलिड रिडले के बारे में पता होना चाहिए। ओलिड रिडले जो है ये प्रशांत महासागर से भारत के बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों में आते हैं, जहाँ पे ये आप कहते हैं कि प्रजनन करते हैं। और ओलिड रिडले जो कछुए हैं ये सबसे छोटे कछुए माने जाते हैं, और विशेष रूप से उड़ीसा में ये आते हैं। उड़ीसा में कहाँ पे आते हैं? 2 स्थानों पे आते हैं। एक तो है ऋषिकुल्या नदी और देवी नदी का मुहाना, जहाँ पर ये देखने को मिलते हैं। दूसरे ये देखने को मिलते हैं गाहिर माथा बीच पर। ठीक है, तो याद रखना है ऋषिकुल्या और देवी नदी का मुहाना और गाहिर माथा बीच है, जहां पर ओलिड रिडले कछुए आपको उड़ीसा में देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से कछुए की जानकारी आपकी पूरी हुई। पर्यावरण की बात हम कर रहे थे, तो यहीं पर एक चीज और देख लेते हैं। क्या कि कर्नाटक में एक फूल खिलता है जिसका नाम है नील कुरिंजी फूल। और नील कुरिंजी फूल जो आपको देखने को मिल रहा है ये कर्नाटक में 2 जगहों पर देखने को मिल रहा है। पहला है मंडल पट्टी, दूसरा है कोटेबेट्टा। ये 2 पहाड़ियां हैं कर्नाटक पे जहां पर नील कुरिंजी फूल आपको देखने को मिलता है। और आपको बता दें प्रत्येक 12 वर्षों में यह फूल एक बार खिलता है। कब? प्रत्येक 12 वर्षों में ये फूल एक बार खिलता है, इसलिए चर्चा में है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला जो पर्यावरण का टॉपिक था ये आपका समाप्त हुआ है। दूसरा टॉपिक जो आपका आता है, विशेष रूप से कुछ सैन्य अभ्यास इन दिनों हुए हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो दूसरे टॉपिक में हम चर्चा करने वाले हैं सैन्य अभ्यास की। अब सैन्य अभ्यास में कौन कौन? सबसे पहले हम देखेंगे जैपेड नामक सैन्य अभ्यास, ZAPAD 21,
और ये जो सैन्य अभ्यास है ये आप कह सकते हैं बहुउद्देशीय सैन्य अभ्यास है और इसमें बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास भी है। इसमें बहुत सारे देश हिस्सा लेते हैं और इसकी मेज़बानी किया है रूस ने, मतलब रूस में यह सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। और रूस की जब हम बात करते हैं तो भारत और रूस इंदिरा नामक सैन्य अभ्यास भी करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। रूस की जब हम बात करते हैं, रूस की राजधानी है मॉस्को, यहाँ की मुद्रा है रूबल और यहाँ की संसद का नाम है ड्यूमा, ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम है रोसकोसमोस, इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं, यह भी जानकारी आपको होनी चाहिए। और मॉस्को की जब बात आती है तो आपको याद आना चाहिए कि इसरो ने अपनी तकनीकी संपर्क इकाई जो बनाई थी वो मॉस्को में बनाई थी। इतनी जानकारी इस प्रश्न से आपको होनी चाहिए। और यहाँ पर आपने देखा कि इसकी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है रोसकोसमोस, तो आपको बता दें सोयूज नामक रॉकेट का प्रयोग ये करते हैं। किस रॉकेट का? सोयूज नामक रॉकेट का प्रयोग ये करते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। दूसरे सैन्य अभ्यास की बात करते हैं। दूसरा सैन्य अभ्यास आपको देखने को मिलता है जिसका जो संबंधित देश है वो है अल्जीरिया। भारत ने पहली बार अल्जीरिया के साथ सैन्य अभ्यास किया है और ये जो सैन्य अभ्यास हुआ है ये सैन्य अभ्यास भूमध्य सागर के समीप हुआ है। तो ये आपको पता होना चाहिए, भूमध्य सागर के क्षेत्र में हमने अल्जीरिया के साथ सैन्य अभ्यास किया है। अल्जीरिया अफ्रीका का एक देश है, आप कह लीजिए पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है। इसकी राजधानी है अल्जीरियस, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर जो हमने अपना जहाज भेजा है उसका नाम है INS तंवर। INS तंवर इस सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए गया है, पहली बार यह सैन्य अभ्यास हुआ है। तो आपसे प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा कि भारत ने हाल ही में अफ्रीका के किस देश के साथ पहली बार सैन्य अभ्यास में भाग लिया? तो भारत ने अफ्रीका के अल्जीरिया देश के साथ पहली बार सैन्य अभ्यास में भाग लिया, ये आपको पता होना चाहिए। अब अल्जीरिया की बात करते हैं तो आप देखोगे कि अल्जीरिया का जो पड़ोसी देश है वो है मोरक्को। और मोरक्को की जब बात करते हो तो आप जानते हो मोरक्को स्पेन से अलग होता है एक जल संधि के माध्यम से। इस जल संधि को जो आप जानते हो जिब्राल्टर के नाम से। जिब्राल्टर जल संधि के माध्यम से मोरक्को या स्पेन अलग होते हैं। दूसरे शब्दों में आप कह लीजिए अफ्रीका महादेश जो है वो यूरोप से अलग होता है इस जल संधि के माध्यम से। इसके साथ साथ आप क्या देख सकते हो कि जिब्राल्टर जल संधि है दो जल निकायों को जोड़ती भी है। कौन कौन से जल निकाय? पहला है अटलांटिक महासागर और अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। इतनी जानकारी यदि आपको है तो जिब्राल्टर से संबंधित कोई भी प्रश्न बनेगा आप आसानी से हल कर सकते हो, इतना आपको पता होना चाहिए। अफ्रीका के देश अल्जीरिया की बात कर रहे हैं तो अफ्रीका का एक देश है नाइजीरिया, जो भी इन दिनों चर्चा में है। नाइजीरिया क्यों चर्चा में है? नाइजीरिया इसलिए चर्चा में है क्योंकि इसने एक क्रिप्टो करेंसी बनाई है जिसका नाम है ई नायरा नामक क्रिप्टो करेंसी नाइजीरिया देश ने बनाई है और इसके लिए इन्होंने बिट इंक से समझौता किया है। किससे किया है? बिट इंक से इन्होंने समझौता किया है। तो बिट इंक नहीं पूछा जाएगा आपसे, सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि नाइजीरिया की जो क्रिप्टो करेंसी है उसका क्या नाम है। तो नाइजीरिया की क्रिप्टो करेंसी जो है उसका नाम है ई नायरा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी की हम बात कर रहे हैं तो आपको बता दें विश्व का पहला देश बना है एल सल्वाडोर। मध्य अमेरिकी देश है एल सल्वाडोर, विश्व का ऐसा पहला देश है जिन्होंने बिटकॉइन को मान्यता दे दी है। बिटकॉइन को मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश बना है एल सल्वाडोर और ये मध्य अमेरिकी देश है। और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस मध्य अमेरिकी देश में जैसे बेलीज हो गया, होंडुरास हो गया, एल सल्वाडोर हो गया, सन सल्वाडोर हो गया, पनामा हो गया, इनके बारे में जानकारी करें, इनका उत्तर से दक्षिण क्रम लगाएं और इनके राजधानियों को भी आप याद करें। तो एल सल्वाडोर को याद रखना है कि बिटकॉइन को मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश बना है। और नाइजीरिया के संबंध में आपको याद रखना है कि ई नायरा नाइजीरिया की करेंसी, नाइजीरिया की आप कह सकते हैं क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बता दें जब आप अफ्रीका का पश्चिमी तट देखते होगे तो कुछ इस तरह से आपको मैप देखने को मिलता होगा। ये अफ्रीका के पश्चिमी तट का मैप देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जो देश हैं बहुत सारे तट हैं,
बहुत सारे तट हैं, जैसे हम पढ़ते हैं मालाबार तट, हम पढ़ते हैं कोरोमंडल तट, उसी प्रकार के अफ्रीका के इस पश्चिमी भाग में बहुत सारे तट हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले पड़ता है ग्रेन कोस्ट। ग्रेन कोस्ट कहाँ पे पड़ता है? जब हम पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो पहला जो तट आता है उसका नाम है ग्रेन कोस्ट। ठीक है, अब ग्रेन कोस्ट तो है, इससे कौन सा देश लगता है ये आपको पता होना चाहिए। तो ग्रेन कोस्ट से दो देश लगते हैं, पहला है सियरा लियोन और दूसरा जो देश यहाँ से आपको देखने को मिलता है वो है लाइबेरिया। ठीक है, तो लाइबेरिया, सियरा लियोन सबसे पहले देखने को मिलेगा। दूसरे स्थान पे जो देश देखने को, दूसरे स्थान पे जो तट देखने को मिलता है वह है आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट, और आइवरी कोस्ट से सिर्फ एक ही देश लगता है, इसका नाम है कोटे डी आइबोर। कोटे डी आइबोर, ये आपको पता होना चाहिए। तीसरे स्थान पे जब आप देखते हो तो आता है गोल्ड कोस्ट। गोल्ड कोस्ट से भी एक ही देश लगता है जिसका नाम है घाना। ठीक है, तो ये घाना हो गया। चौथा जो तट इस रीजन में देखने को मिलता है वो आता है, चौथा जो तट है वो आता है स्लेव तट या स्लेव कोस्ट या तट। तो स्लेव तट जो देखने को मिलता है, यहाँ से आपके देखेंगे तो तीन देश लगते हैं। कौन कौन से? टोगो, बेनिन और नाइजीरिया। तो ये आपको पता होना चाहिए। किस संदर्भ में? सबसे पहली बात, आपसे चारों का नाम देके इनका पश्चिम से पूर्व क्रम लगाने को पूछा जा सकता है भूगोल विषय में। दूसरा पूछा जा सकता है किसी एक तट के बारे में कि संबंधित देश कौन सा है इस तट से, तो ये आपको पता होना चाहिए। ग्रेन कोस्ट, आइवरी कोस्ट, गोल्ड कोस्ट और स्लेव कोस्ट या स्लेव तट। ग्रेन कोस्ट में आपके दो देश आते हैं, सियरा लियोन और लाइबेरिया। आइवरी कोस्ट में आपका एक देश आता है, कोटे डी आइबोर। गोल्ड कोस्ट में आपका एक देश आता है, घाना। और स्लेव कोस्ट में तीन देश आते हैं, टोगो, बेनिन और नाइजीरिया। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित इन देशों को आप जाकर मैप में देखें, मैप में चीज़ों को अंडरलाइन करें, क्योंकि मैप में इन तटों के बारे में नहीं दिया होता है, तो मैप में इन तटों के बारे में नोट करें और साथ ही साथ इनकी राजधानियों के बारे में भी देखें, क्योंकि अफ्रीका के पश्चिमी भाग में स्थित इन देशों के साथ लगातार भारत के संबंध बेहतर हो रहे हैं। भारत नाइजीरिया के साथ समझौता कर रहा है, सहयोग कर रहा है, भारत घाना के साथ सहयोग कर रहा है, तो इन देशों के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सैन्य अभ्यास बात करते हैं हम। तो अगला जो सैन्य अभ्यास है वो इसी रीजन से है, नाम है बाइट स्टार। बाइट स्टार संयुक्त सैन्य अभ्यास। बाइट स्टार संयुक्त सैन्य अभ्यास। और बाइट स्टार संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है ये मिस्र के नेतृत्व में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? भूमध्य सागर में हुआ है और बहुत सारे देशों ने इसमें भाग लिया। तो ये आपको पता होना चाहिए, बाइट स्टार संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ पर हुआ है? मिस्र से संदर्भित है, भूमध्य सागर में हुआ है। इसके बाद एक और सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है ऑस इंडेक्स। ऑस इंडेक्स जो सैन्य अभ्यास है इन दिनों हुआ है और ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। कहाँ पर हुआ है यदि हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है जिसको बोलते हैं नॉर्दर्न टेरिटरी। तो नॉर्दर्न टेरिटरी में इसका आप कह सकते हैं आयोजन किया गया। और जब बात हो रही है ऑस्ट्रेलिया की तो आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया पापुआ न्यू गिनिया से अलग होता है। पापुआ न्यू गिनी एक देश है जिससे ऑस्ट्रेलिया अलग होता है और उसको अलग करने वाली एक जल संधि है जो कई बार परीक्षा में पूछी जाती है, जिसका नाम है टोरस जल संधि। तो टोरस जल संधि आपको पता होना चाहिए कि पापुआ न्यू गिनिया और ऑस्ट्रेलिया को अलग करने वाली जल संधि है। अफ्रीका की हम बात कर रहे थे तो आपको बता दें, अफ्रीका की एक नदी है जिसका नाम है कसाई नदी, जो DRC में बहती है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में बहती है, कांगो प्रजातांत्रिक जिसको हिंदी में बोलते हैं। और ये प्रदूषण के चलते इसका जो कलर है ये लाल हो गया, इसका रंग प्रदूषण के चलते लाल हो गया है। तो वैश्विक संदर्भों में ये काफ़ी चर्चा में है। तो पूछा जा सकता है कि कसाई नदी किस देश से संबंधित है, तो DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो या कांगो प्रजातांत्रिक आपको याद रखना है।
ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास थे उसकी चर्चा हमने यहाँ पे कर लिया है। अब बात आती है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। अभी हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिए गए हैं, ठीक है, मैग्सेसे पुरस्कार। भारत के संदर्भ में इस बार किसी भी व्यक्ति को नहीं मिला है, लेकिन हमारे पड़ोसी देश जो हैं वहाँ पर महत्वपूर्ण संदर्भ में मिला है। टोटल 6 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया, जिनमें से एक बांग्लादेशी हैं, एक पाकिस्तानी है, तो इन दोनों का नाम हमें पता होना चाहिए। बांग्लादेश के संदर्भ में जिनको दिया गया, इनका नाम है डॉक्टर फिरदौस कादरी, डॉक्टर फिरदौस कादरी, इनको ये पुरस्कार मिला है। दूसरा जो नाम आता है पाकिस्तान से संबंधित है, इनका नाम है मोहम्मद अजमद साकिब, मोहम्मद अजमद साकिब, ये संबंधित है पाकिस्तान से। तो मोहम्मद अजमद साकिब ये संबंधित है पाकिस्तान से, डॉक्टर फिरदौस कादरी ये संबंधित है बांग्लादेश से। पुरस्कार किसकी बात हो रही है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। फिलीपींस के एक पूर्व राष्ट्रपति हुआ करते थे जिनका नाम था रेमन मैग्सेसे, और उन्हीं को सम्मान देने के लिए इस पुरस्कार की शुरुआत किया है फिलीपींस सरकार ने। फिलीपींस की राजधानी है मनीला, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ पता होना चाहिए कि फिलीपींस ने इस बार के ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है 1926 के बाद से। जब से ये ओलंपिक में भाग ले रहा है पहला स्वर्ण पदक जीता है, और पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाली जो महिला हैं उनका नाम है हिडलिन डियाज, हिडलिन डियाज। और हिडलिन डियाज के बारे में बता दें, पिछले रियो ओलंपिक में भी इन्होंने सिल्वर जीता था, लेकिन इस बार जीता है गोल्ड। और ये भारोत्तोलन के खिलाड़ी हैं, ठीक है, भारोत्तोलन के खिलाड़ी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। हिडलिन डियाज नाम आपको याद रखना है। रेमन मैग्सेसे में 4 अन्य नाम है, वो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए उसकी चर्चा नहीं किया है। प्रश्न यदि बनेगा तो भारत और पाकिस्तान से संदर्भित जो व्यक्ति हैं इन्हीं से संदर्भित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें, भारत ने अभी हाल ही में परमाणु मिसाइलों और आप कह सकते हैं कि हथियारों को ट्रैक करने वाले एक युद्धपोत का निर्माण किया है। परमाणु मिसाइलों और हथियारों को ट्रैक करने वाले जिस युद्धपोत का निर्माण किया गया है उसका नाम है ध्रुव। तो याद रखिएगा, भारत का पहला युद्धपोत जो कि परमाणु हथियारों को ट्रैक कर सकता है, जो कि आयुध संयंत्रों को ट्रैक कर सकता है, उसका नाम है ध्रुव। और इस ध्रुव का अभी हाल ही में विशाखापट्टनम में जलावतरण किया गया, तो इसलिए इसका नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है INS हंसा। INS हंसा इसलिए याद रखना है क्योंकि राष्ट्रपति ने इसको अपने कलर दिए हैं। तो राष्ट्रपति कलर किसको मिला है? INS हंसा को मिला है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात आती है आज के इस सेक्शन में विभिन्न प्रौद्योगिकी संस्थानों से संबंधित। काफ़ी कुछ है प्रौद्योगिकी संस्थानों से संबंधित। जैसे सबसे पहला नाम आता है IIT रोपड़। IIT रोपड़ इन दिनों क्यों चर्चा में है? IIT रोपड़ इसलिए चर्चा में है क्योंकि इसने विश्व का पहला प्लांट आधारित स्मार्ट एयर प्यूरीफायर बनाया है। क्या बनाया है? विश्व का पहला प्लांट आधारित एयर प्यूरीफायर बनाया है इन्होंने, जिसका इन्होंने नाम रखा है स्मार्ट बायो फिल्टर। क्या नाम है? स्मार्ट बायो फिल्टर, इसलिए ये चर्चा में है। तो ये याद रखना है, स्मार्ट बायो फिल्टर को किसने बनाया है? IIT रोपड़ ने। फिर बात आती है IIT रुड़की। IIT रुड़की क्यों चर्चा में है? क्योंकि इन्होंने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ मिलकर एक ऐसा ऐप बनाया है जो भविष्य के आपदाओं के बारे में पहले जानकारी दे देगा। मतलब भविष्य की जो संभावित आपदाएं हैं उसके बारे में आप समय से पूर्व जानकारी कर सकते हैं इस ऐप के माध्यम से। और इसको बनाया है IIT रुड़की ने। किसके साथ मिलकर बनाया है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ मिलकर बनाया है, ये आपको पता होना चाहिए। तीसरे नंबर पर आपका आता है जो इन दिनों चर्चा में है, वो संस्थान है IIT मद्रास। IIT मद्रास क्यों चर्चा में है? IIT मद्रास इसलिए चर्चा में है क्योंकि इन्होंने ई कचरे से निपटने के लिए ई सोर्स नामक एक प्लेटफॉर्म बनाया है। ई सोर्स नामक प्लेटफॉर्म का निर्माण IIT मद्रास ने ई कचरे से निपटने के लिए किया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको बता दें कि IIT मद्रास लगातार तीसरी बार भारत के जो
प्रौद्योगिकी संस्थान हैं, भारत के जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं उनमें लगातार टॉप पर बना हुआ है। लगातार तीसरी बार इसने पहली पोजीशन अर्जित की है, तो इसके संदर्भ में भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात आती है IIT हैदराबाद की। IIT हैदराबाद क्यों चर्चा में है? IIT हैदराबाद इसलिए चर्चा में है क्योंकि भारत की पहली जैव आधारित इमारत का जो शिलान्यास की उद्घाटन किया गया वो यहीं पर किया गया। शिलान्यास नहीं कर सकते क्योंकि बन चुका है, तो उद्घाटन किया गया तो वो IIT हैदराबाद में किया गया है। याद रखना है, भारत की पहली जैव ईंट आधारित जो इमारत है वो IIT हैदराबाद में बनाई गई है। तो IIT रोपण, IIT रुड़की, IIT मद्रास और IIT हैदराबाद 4 हमारे प्रौद्योगिकी संस्थान इस सप्ताह चर्चा में थे, इसलिए इनकी बात करना जरूरी था। चलिए आगे बात करते हैं ओलंपिक से। पैरा ओलंपिक की हम बात करने वाले हैं और पैरा ओलंपिक से संबंधित एक वीडियो अपलोड भी किया जा चुका है, वहां से जाकर पैरा ओलंपिक के बारे में डिटेल जानकारी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे पैरा ओलंपिक की बात करें तो भारत ने पैरा ओलंपिक में कुल 5 स्वर्ण पदक जीते हैं और इन्हीं स्वर्ण पदक विजेताओं के बारे में मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। पहला नाम आता है अवनी लेखरा। अवनी लेखरा ये पहला नाम आता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अवनी लेखरा जो हैं, ये इनका जो खेल है वो है 10 मीटर एयर राइफल। 10 मीटर एयर राइफल से ये जुड़ी हुई हैं। इनका गेम है 10 मीटर एयर राइफल और ये संबंधित हैं जयपुर से। ठीक है, तो प्रश्न इनसे क्या पूछा जा सकता है? 2 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। पहला तो ये किस खेल से जुड़ी हुई है वो पूछा जा सकता है। दूसरा, इन्होंने कौन सा पदक जीता है वो पूछा जा सकता है। तीसरा एक और बन सकता है कि ये किस स्थान से संबंधित है, इनका जन्म स्थान कहाँ है, इनका कर्म स्थान कहाँ है, तो जयपुर आपको याद रखना है। दूसरा नाम आता है प्रमोद भगत का। प्रमोद भगत, और प्रमोद भगत जो थे इन्होंने पुरुष एकल में बैडमिंटन में खिताब जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। बैडमिंटन में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और आपको बता दें बैडमिंटन में जो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता तो ये संबंधित हैं हाजीपुर से। तो इनका गेम क्या हो गया? बैडमिंटन है और कहाँ से संबंधित हैं? हाजीपुर बिहार से संबंधित हैं। तीसरा नाम आता है कृष्णा नागर। कृष्णा नागर, और कृष्णा नागर क्यों चर्चा में हैं? कृष्णा नागर ने भी बैडमिंटन खेल से जुड़ा होकर इन्होंने भी एक पदक जीता है और ये संबंधित हैं जयपुर। और जितने लोगों की मैं बात कर रहा हूँ ये सारे के सारे स्वर्ण पदक विजेता हैं। तो बैडमिंटन में हमारे जो पदक आए हैं वो 2 पदक आए हैं। पहला तो प्रमोद भगत ने दिलाया, दूसरा कृष्णा नागर ने दिलाया। एक हैं हाजीपुर से संबंधित और कृष्णा नागर हैं जयपुर से संबंधित। चौथा जो नाम आता है वो आता है सुमित अंतिल। सुमित अंतिल, और ये जो नाम है ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। सुमित अंतिल जो है ये भाला फेंक से जुड़े हुए हैं। भाला फेंक से जुड़े हुए हैं और आपको बता दें कि ये सोनीपत हरियाणा से संबंधित हैं। कहाँ से संबंधित हैं? सोनीपत हरियाणा से संबंधित है सुमित अंतिल, ये भी आपको पता होना चाहिए। 5वां नाम आता है मनीष नरवाल। मनीष नरवाल, मनीष नरवाल के बारे में आपको बता दें कि 50 मीटर पिस्टल के ये खिलाड़ी हैं और इनका जो संबंध है वो फरीदाबाद से है और इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता। तो आप कह सकते हो कि निशानेबाजी में जो हमारे पदक आए हैं वो 2 पदक आए हैं, अवनी लेखरा और मनीष नरवाल ने दिलाए हैं। बैडमिंटन में हमारे 2 स्वर्ण पदक आए हैं, प्रमोद भगत और कृष्णा नागर ने दिलाए हैं। और भाला फेंक में हमें 1 स्वर्ण पदक मिला है पैरा ओलंपिक में, जो कि सुमित अंतिल ने दिलाया है। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। तो 5 स्वर्ण पदक हमें मिले हैं इस बार, ठीक है, ये पता होना चाहिए। कुल पदकों की संख्या इस बार हमारी 19 है, ठीक है। इसके संबंध में एक वीडियो बताई गई है, अपलोड हो चुकी है चैनल पे, तो वहाँ से जाकर आप चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ 3 से 4 फैक्ट और हैं वन लाइनर, उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार पर्यटन को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है और पर्यटन को बढ़ाने से संबंधित इन्होंने एक कार्य किया है वाराणसी से संबंधित। वाराणसी में इन्होंने क्रूज सेवा का शुभारंभ किया है और जो क्रूज सेवा है ये वाराणसी को चुनार से जोड़ेगी। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में जो वाराणसी में क्रूज सेवा का शुभारंभ हुआ है वो
वाराणसी को चुनार से जोड़ेगा, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा आपको बता दें कि ITBP भारत तिब्बत जो सीमा पुलिस बल है हमारा, उसके द्वारा अभी हाल ही में एक चोटी को फतह किया गया है और उस चोटी का नाम है बलबला चोटी। बलबला चोटी। और ये जो बलबला चोटी है ये संबंधित है उत्तराखंड से। तो आपसे दो संदर्भों में पूछा जा सकता है कि ITBP ने हाल ही में उत्तराखंड की किस चोटी का सफलतापूर्वक आप कह सकते हैं कि चढ़ाई की, तो नाम आपको बताना है बलबला चोटी। दूसरे शब्दों में आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बलबला चोटी कहाँ पे है, तो उत्तराखंड से संदर्भित है। तीसरा महत्वपूर्ण फैक्ट कि भारत का एक राज्य है हिमाचल प्रदेश, और भारत का जो राज्य है हिमाचल प्रदेश, उसने वयस्कों को 100% टीकाकरण पहली डोज लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। तो ये भी याद रखना है आपको कि भारत के संदर्भ में वयस्कों को 100% प्रथम डोज देने वाला जो भारत का राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश। इसके बाद बात आती है ईट राइट स्टेशन की। FSSAI द्वारा ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया जाता है, और ये जो ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया जाता है, सबसे पहला दिया गया था आनंद विहार टर्मिनस दिल्ली को, दूसरा दिया गया था छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई को, तीसरा दिया गया था मुंबई सेंट्रल रेलवे को, और जो चौथी बार दिया गया है, चौथा दिया गया था बड़ौदा रेलवे को, रेलवे स्टेशन को, और पांचवी बार जो दिया गया है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है कि पांचवा स्टेशन बना है चंडीगढ़। चंडीगढ़ का जो स्टेशन है वो ईट राइट स्टेशन का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पांचवा रेलवे स्टेशन है, आपको पता होना चाहिए। पहले चार कौन कौन से हैं? आनंद विहार टर्मिनस, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, मुंबई सेंट्रल और बड़ौदा सेंट्रल रेलवे। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें हमारा एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में विश्व का सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलता है। अरुणाचल प्रदेश में दो योजनाएं शुरू की गई हैं अभी हाल ही में। क्या है? एक का नाम है आत्मनिर्भर कृषि योजना, दूसरे का नाम है आत्मनिर्भर बागवानी योजना। आत्मनिर्भर बागवानी योजना। तो आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना ये शुरू किया गया है अरुणाचल प्रदेश में, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद आप जानते हैं खाद्य आपात श्रीलंका में लगाया गया है। इसके संदर्भ में ऑनलाइन और करंट अफेयर्स आप तक पहुंचाए गए हैं, और एक नया वेरिएंट इस समय चर्चा में आया है जिसका नाम है MU। MU ये जो वेरिएंट है ये पहली बार जब चर्चा में आया था, देखा गया था इसके मामले, तो कोलंबिया में देखा गया था। ठीक है, कब देखा गया था कोलंबिया में? कोलंबिया में जनवरी माह में इसके मामले देखे गए थे। तो पूछा जा सकता है, इसको लेकर WHO ने चेतावनी जारी की है। तो MU नामक जो वेरिएंट है ये सबसे पहले कोलंबिया में देखा गया था, और वर्तमान समय में WHO ने इसको लेकर चेतावनी जारी की है। तो आज की जो हमारी चर्चा थी उसकी यहीं पर समाप्ति होती है, और करंट अफेयर्स में पिछले 10 दिनों के जो प्रश्न थे जिनकी डिटेलिंग करनी थी उनको मैंने आप तक पहुंचाया, और वन लाइनर जो प्रश्न होते हैं प्रत्येक दिन आपको कम्युनिटी टैब में मिल जाते हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत करंट अफेयर्स के लिए नहीं है। तो अपनी चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद।